हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 50 MCQs ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आरआरबी के लिए, ये जीपैट वालों के लिए भी और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, या फिर जो यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहे हैं उनमें, क्योंकि आजकल MCQs का पैटर्न आ चुका है। तो वो ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जो भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है वो मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है और अपनी तैयारी अच्छी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो मेरे साथ साथ आप कमेंट करके आंसर गेस भी कर सकते हैं। कोशिश की है हमने कि आप अच्छे से समझ सकें आंसर्स को, एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज यू कॉल्ड सुसाइडल बैग? कौन सी सेल ऑर्गेनेल को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल या फिर क्लोरोप्लास्ट? तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सुसाइडल बैग होता है? सही जवाब देने वाले को मेरी तरफ से 5 रुपए। तो इसका आंसर है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम हमारा क्या है? सुसाइडल बैग है। ठीक है, ऑटोलाइसिस का नाम सुना है? तो ऑटोलाइसिस में हेल्प करता है लाइसोसोम। जरा हल्का सा एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या है? हमारे सुसाइडल बैग्स हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर क्या रखते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम किस टाइप के लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम रखते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, मान लो कि कोई सेल डैमेज हो गई है या फिर इन्फेक्टेड हो गई है, तो लाइसोसोम क्या करता है? इन एंजाइम्स को, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है, जो कि डाइजेस्ट करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं उस सेल को, और इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? सेल को सुसाइडल बैग बोल रहे हैं, लाइसोसोम को। लेकिन राइबोसोम इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। वैक्यूल्स क्यों नहीं है इसका आंसर? क्योंकि वैक्यूल्स क्या है? स्टोरेज करता है वाटर का, मिनरल का, वेस्ट का प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा ऐसे मिनरल, वाटर, वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो प्लांट बहुत सख्त हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम टर्जिडिटी। ओके लेकिन ये सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। इसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आए कि किचन ऑफ द सेल, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इस ऑप्शन का आंसर हमारा लाइसोसोम सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। अब बताना है लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, हमारे शरीर में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? मसल सेल है, नर्व सेल है, ओवम है या फिर आरबीसीज है? तो लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी आंसर हो जाएगा ओवम। ओवम हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है। स्पेशली ध्यान रखना है, लार्जेस्ट सेल लिखा है, लार्जेस्ट ऑर्गन लिखा है, लॉन्गेस्ट सेल लिखा है या लॉन्गेस्ट ऑर्गन लिखा है। ठीक है, इस चीज का स्पेशल कंसिडरेशन ध्यान रखिएगा। तो लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी इज ओवम। क्यों है ओवम? क्योंकि ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। इसकी अपने अंदर क्या रखता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रखता है, जिसको हम यॉल्क भी बोलते हैं, जो कि अर्ली ग्रोथ, अगर हमारा एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और इसका डायमीटर की अगर बात करें तो 0.1 mm होता है, और इस 0.1 mm मतलब बहुत कम होता है, लेकिन 0.1 mm को हम अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं। मसल सेल क्यों नहीं है? क्योंकि लार्जेस्ट सेल नहीं है। मसल फाइबर आर वेरी लॉन्ग। ये मसल सेल क्या है? वेरी लॉन्ग सेल्स हैं, लार्जेस्ट नहीं है। अगर नर्व सेल की बात करें, नर्व सेल्स मतलब न्यूरॉन्स की बात करें, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट सेल हैं, कैन बी ओवर 1 मीटर इन लेंथ, 1 मीटर लंबी भी हो सकती हैं। और आरबीसीज हम क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आरबीसीज तो बहुत छोटी होती है, 7 से 8 माइक्रोन होती है, जो कि हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ओवम। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोसेस बाय विच अ सेल एंगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स थ्रू इट्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सेल है वो सॉलिड पार्टिकल्स को एंगल्फ करती है अपनी मेम्ब्रेन के द्वारा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या एक्सोसाइटोसिस बोला जाता है? क्या पिनोसाइटोसिस बोला जाता है? क्या फेगोसाइटोसिस बोला जाता है? या फिर डिफ्यूजन बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फेगोसाइटोसिस।
तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सेल मेम्ब्रेन है वो सॉलिड पार्टिकल को एंगल्फ कर लेती है। एंगल्फ करने का मतलब समझ रहे हो कि जैसे आपने कभी अमीबा का आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कि अमीबा अपना फूड कैसे लेता है। तो अमीबा, मान लो ये फूड है, ठीक है, और ये अमीबा है, तो अमीबा क्या करता है, धीरे 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 इसको एंगल्फ करता है। और दूसरा डायग्राम अगर हम देखें तो वो एंगल्फ कर लेता है, उसको अपने अंदर समा लेता है, उसे खा जाता है। तो फेगोसाइटोसिस, यही प्रोसेस सेल क्या करती है, सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंगल्फ करती है, दैट इज फेगोसाइटोसिस। तो फेगो मतलब होता है टू ईट और साइटोसिस का मतलब होता है सेल प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि बैक्टीरिया हैं, सेल डेब्रिस हैं, जो वेस्ट है सेल का, उन सब को क्या हो जाता है, सेल एंगल्फ कर लेती है। ओके, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, हम बोलते हैं कि हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाती हैं। तो कैसे बढ़ाती हैं, व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, न्यूट्रोफिल्स जैसे मैक्रोफेजेस, ये क्या करती है, बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेती है। ओके, चलिए इसका आंसर तो ये हो जाता है। एक्सोसाइटोसिस क्यों नहीं होता है, एक्सोसाइटोसिस ये प्रोसेस होता है कि जिसमें कोई भी सेल अपनी बॉडी से कोई भी सब्सटेंस को बाहर निकालती है, ठीक है, बाहर निकालना। जब हम थिएटर में जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो क्या वहीं बैठ जाते हैं, हम गेट से बाहर निकलते हैं, और हमें पता कैसे चलेगा कि दरवाजा कहाँ है, गेट कहाँ है, वहां पर क्या लिखा होता है, एग्जिट लिखा होता है। एग्जिट का मतलब होता है उस जगह से बाहर जाना। सेम एग्जिट से मतलब एक्सो, एक्सो एग्जिट, ठीक है, हल्का साउंड मैच हो रहा है। ओके, पीनोसाइटोसिस, पहाड़ों में पानी पीनो है, पीनो, पीनो मतलब पीना, तो पीनो मतलब टू ड्रिंक। और इसमें जो सेल है वो लिक्विड पार्टिकल्स को एंगल्फ करती है, सॉलिड पार्टिकल्स को नहीं करती है। अब अगर डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन क्या है भाई, जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन, जो रिडक्शन डिवीजन है वो इन सब ऑप्शंस में किस में होता है, क्या माइटोसिस में होता है, क्या मियोसिस फर्स्ट में होता है, क्या मियोसिस सेकंड में होता है, क्या साइटोकाइनेसिस में होता है। तो कौन सा प्रोसेस जो है वो रिडक्शन डिवीजन कॉज करता है, तो आंसर हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसे हम एनाफेज फर्स्ट भी बोलते हैं। तो रिडक्शन डिवीजन मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है। तो रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है जो हमारे क्रोमोसोम्स नंबर हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर 2n बोलते हैं ना जिसको, 23 और 23 कितना हुए, 46 पेयर, 46 पेयर होते हैं, 46 है ना। तो क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 2n है, 46 है, और ये रिड्यूस होके कितने हो जाएं, डॉटर सेल कितनी बनेंगी फिर, 23 और 23, तो ये क्या हो गए, हाफ में बट गए हैं। तो रिडक्शन डिवीजन यही प्रोसेस है, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ में डिवाइड हो जाए या फिर हाफ में रिड्यूस हो जाए। और ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉइड में, ठीक है। 2n किस में जाएगा, n प्लस n, 2n, ठीक है। और ये किस में होता है, मियोसिस फर्स्ट में, और स्पेशली ड्यूरिंग कब बोलते हैं, एनाफेज फर्स्ट में। माइटोसिस क्यों नहीं है, क्योंकि माइटोसिस क्या है, क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन द सेम। माइटोसिस में क्या होता है, 2n में ही रहता है। मियोसिस सेकंड में अगर हम बात करें तो ये माइटोसिस के सिमिलर है, इसकी डिफरेंट बहनें तो बनेंगी लेकिन वो हैप्लॉइड नहीं बनाएगा। और अगर साइटोकाइनेसिस की बात की जाए तो ये एक डिवीजन है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म किस तरीके से डिवाइड होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा मियोसिस फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। कौन सी एपिथेलियल टिश्यू है जो कि किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग को बनाती है, क्या स्क्वेमस एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम है, या फिर सिलिएटेड एपिथेलियम है। तो इसका जवाब जरूर दें, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बिल्कुल सही है, बताओ तुम ही लोग बताओ, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सही है, यस सही है। क्यों है इसका सही आंसर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। क्यों,
क्योंकि पहली बात तो क्यूब शेप का सेल है, ठीक है, जिसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट करने का, और ये स्पेशलाइज्ड ऐसी सेल बनी है जो कि एब्जॉर्प्शन करती हैं, सिक्रीशन करती है सब्सटेंस का, जैसे कि वाटर है, सॉल्ट है, हमारी बॉडी का वेस्ट है, इन सब का सिक्रीशन करती है। इसीलिए जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो क्या करती है, किडनी की ट्यूब्यूल्स को फॉर्म करती है। इतना सारा काम करना है तो ऑब्वियस है स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। भाई कोई चीज पतली है तो वहाँ फ्लैट सेल्स हैं, तो वहाँ से इन सब चीज़ों का जो सिक्रीशन है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये कहाँ पाई जाती है, ग्लोमेरुलस सेल में पाई जाती है, या फिर कह सकते हो जो हमारा बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल मतलब जो हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम हम देखते हैं ना, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा सी शेप का, दैट इज बोमेन कैप्सूल, या फिर कह सकते हो एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है उसके डिफ्यूजन के टाइम पे। कॉलमनर एपिथेलियम क्यों नहीं होगा, क्योंकि टॉल है, लंबी है, कॉलम शेप की सेल है, ठीक है। और इंटेस्टाइन, स्टमक लाइनिंग ज्यादातर किस चीज का यूज की जाती है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए। सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होती हैं, ये सीलिया रखती हैं अपने अंदर, किस चीज के लिए, पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए। ट्रैकिया में पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या था, जो किडनी की लाइनिंग, जो किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग को फॉर्म करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्राइडेड। ऐसी मसल जो कि इनवॉलेंट्री भी हो और नॉन स्ट्राइडेड भी हो। नॉन स्ट्राइडेड मतलब अभी बताएंगे, चलो पहले इसका आंसर बताओ। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, या फिर दोनों स्केलेटल और कार्डियक मसल। तो इनवॉलेंट्री और नॉन स्ट्राइडेड मसल्स आर स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्यों, क्योंकि नॉन स्ट्राइडेड सेल्स क्या होती हैं, ऐसी होती है जिनमें हमें स्ट्राइप्स नहीं दिखती। स्ट्राइप्स मतलब अगर मान लो आप बैठे हो लैब में और आप जूम करके माइक्रोस्कोप में ऐसे 10x पे क्या देख रहे हो, आप स्मूथ सेल्स को देख रहे हो। तो स्मूथ सेल्स में कोई भी सेल में हमें ऐसी लाइनिंग लाइनिंग सी दिखती है, ठीक है, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम स्ट्राइप्स बोलते हैं। तो ये हमें माइक्रोस्कोप में ये स्ट्राइप्स नहीं दिखती हैं, ये नॉन स्ट्राइडेड सेल है। और इनवॉलेंट्री तो पता ही है, अनैच्छिक है, हमारे कंट्रोल पे नहीं है, ठीक है। जैसे कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप अगर ये चाहो कि आपकी इंटेस्टाइन काम ना करे तो वो काम करेगी, वो आपकी नहीं सुनेगी। ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड फ्लो हो रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो ये होती है हमारी इनवॉलेंट्री मसल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्लस साथ में नॉन स्ट्राइडेड भी होनी चाहिए, दैट आर स्मूथ मसल्स। लेकिन वहीं अगर केस की बात करें स्केलेटल मसल्स की, तो वॉलेंट्री हैं। उंगली चलाना मेरे हाथ में है, मुंह चलाना आपके हाथ में है ना, तो कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्शियसली। और स्ट्राइडेड की बात की जाए तो ये स्केलेटल मसल्स कैसी स्ट्राइडेड है। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, ठीक है, स्ट्राइप्स दिखेंगी। कार्डियक मसल क्यों नहीं है, ठीक है, वो इनवॉलेंट्री तो है लेकिन वो स्ट्राइडेड है। हार्ट की सेल को भी अगर आप बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप पे ऐसे देखोगे तो उसमें भी हमें स्ट्राइडेड दिखेगी। और स्केलेटल और कार्डियक दोनों ही नहीं है, तो ये ऑप्शन होने से रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड, द सेल ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज, जो सेल ऑफ कार्टिलेज है उसको क्या कहा जाता है, क्रोंडोसाइट्स कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, फाइब्रोसाइट्स कहा जाता है, या फिर एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले को अभी के अभी 5 रुपए मेरी तरफ से, जाओ जी लो। तो सेल ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड क्रोंडोसाइट्स, ठीक है। क्रोंडोसाइट्स क्यों, क्योंकि क्रोंडोसाइट्स, पहले बात तो हम क्रोंडोसाइट्स हमें समझना है क्या है। तो क्रोंडोसाइट एक ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि कार्टिलेज में पाई जाती हैं, ठीक है। अब का बहुत सारे लोगों को कार्टिलेज अगर नहीं पता है तो एचएपी में आपने पढ़ा होगा कि मान लो ये बोन है, ठीक है, ये बोन ऐसे होती है ना, तो बोन दूसरी बोन से जुड़ी होती है ऐसा कुछ, तो कार्टिलेज ये, बोन मैरो ये, ओके। तो क्रोंडोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल जो कि कहाँ पाई जाती हैं, कार्टिलेज में। क्वेश्चन में हमारा आंसर मिल चुका है, दे आर ओनली सेल्स, ये एक ऐसी सेल्स हैं जो कि मेच्योर कार्टिलेज में पाई जाती हैं और कार्टिलेज के मैट्रिक्स को मेच्योर करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। वहीं अगर ओस्टियोसाइट्स की बात की जाए तो ये क्या है, सेल्स ऑफ बोन है। क्वेश्चन में क्या था, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, दैट इज क्रोंडोसाइट। लेकिन सेल ऑफ बोन अगर कहीं क्वेश्चन आता है दैट इज ओस्टियोसाइट्स। और ये कहाँ पाया जाता है, लेकुने ऑफ बोन, और ये पाया जाता है क्रोंडोसाइट्स लेकुने ऑफ कार्टिलेज।
ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। फाइब्रोसाइट्स की बात की जाए तो सेल ऑफ फाइबर्स हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का ये सेल्स हैं, ठीक है। तो फाइब्रोसाइट्स सेल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे कि टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, हम बोलते हैं यार लिगामेंट पे चोट लग गई, तो दैट आर फाइब्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी की बात की जाए तो वो हमारे आरबीसी की बात की जाए तो ऑक्सीजन को कैरी करती है। कार्टिलेजेस का उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकेशन ऑफ कार्टिलेज इन ह्यूमन बॉडी। अब बताना है नीचे दिए गए फॉलोइंग जो ऑप्शंस हैं उनमें कहां पर इंसानों में ऐसी जगह जहां पर कार्टिलेज पाया जाता है। क्या नोज एंड ईयर पिना है, क्या नेल्स हैं हमारे, क्या हेयर्स हैं हमारे, क्या स्किन है हमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नोज एंड ईयर पिना। अब आप नाक को छेड़ो, क्या वो मूव कर रही है, क्या अपने कान को छेड़ो तो क्या वो मूव हो रही है, तो यही काम है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के अगर लोकेशन की बात करें कहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है इन सब ऑप्शन में, तो नोज एंड ईयर पिन ना, ओके। क्योंकि कार्टिलेज कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, कहीं को भी मोड़ लो, कहीं को भी, ठीक है। तो कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमें मिलती है कहाँ पर, नोज में, ठीक है। नोज मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा की बात नहीं हो रही है, टिप की बात हो रही है, सेप्टम की बात हो रही है। ईयर पिना जो हमारे कान है, एक्सटर्नल जहाँ जो हमारा बाहर का दिख रहा है, ठीक है। ट्रैकिया गला, लैरिंग्स अंदर का पार्ट, और जॉइंट्स जो जॉइंट्स के बीच का पोर्शन है वहां पर हमारा कार्टिलेज पाया जाता है। फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट करता है शेप को और फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है और रिड्यूस करता है जॉइंट्स के बीच का फ्रिक्शन। मान लो अगर जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन हो गया तो हमें दर्द होता है ना, तो उस फ्रिक्शन को भी कम करते हैं कार्टिलेजेस। नेल्स की बात करें तो ये केराटिन से बने होते हैं, कार्टिलेज से नहीं, ओके, ये तो सभी को पता है ना। हेयर की बात करें तो केराटिन से बने होते हैं, कार्टिलेज से नहीं। वहीं अगर स्किन की बात की जाए तो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों से बने होते हैं, कार्टिलेज से नहीं। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो विच कनेक्टिव टिश्यू लेटर गेट्स ऑसिफाइड टू फॉर्म बोन। ऑसिफाइड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, बोन। वे कौन सा कनेक्टेड टिश्यू बाद में ऑसिफाइड होता है बोन बनने के लिए, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू। अब इसका तो कुछ आपको शायद आइडिया हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा थर्ड, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बाद में बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कार्टिलेज ही है जो बोन का फॉर्मेशन करता है। तो ऑसिफिकेशन की बात की जाए अगर, ठीक है, तो ऑसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बोन बनने के लिए, बोन को हार्ड होने के लिए, स्टिफ होने के लिए, ठीक है, टिश्यूज को बोन में बनने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑसिफिकेशन। अब अगर कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो कार्टिलेज की बात हो रही है, अगर वो ऑसिफाइड हो जाएगा बोन में, तो ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कैल्शियम सॉल्ट हैं, जो मिनरल्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक्स में, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है, रिजिड हो जाएगा मैट्रिक्स, और वो सपोर्ट करेगा बॉडी के प्रोडक्शन को, तो फॉर्मेशन ऑफ बोन होगा, दैट इज नोन एज ऑसिफिकेशन। लिगामेंट क्यों नहीं है, क्योंकि लिगामेंट क्या होते हैं, बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन में या फिर ऑसिफिकेशन में इसका रोल नहीं होता है। टेंडेंस की बात की जाए तो कनेक्ट करते हैं मसल टू बोन, ठीक है, मसल से बोन में, फॉर्मेशन में नहीं। वहीं अगर एरियोलर टिश्यूज की बात की जाए तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं अंडर स्किन, जो हमारी स्किन के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये वो हैं, और अराउंड ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास जो लेयर हमें कनेक्टिव टिश्यूज मिलते हैं, दीज आर एरियोलर टिश्यूज। लेकिन इसका ऑसिफाई से या फिर ऑसिफिकेशन से कोई लेने देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। कौन सा पार्ट स्केलेटन का ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को कौन सा स्केलेटन का पार्ट प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज, स्कल या फिर पेल्विस। और इसका आंसर तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए, और इस क्वेश्चन के पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा स्कल, ओके। हम बोलते हैं ना हमारा ये जो स्कल है, जो हड्डी वाला ढांचा है हमारे सर का, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, और स्केलेटन का हिस्सा है, ठीक है। तो स्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम भी बोलते हैं, ये बोनी स्ट्रक्चर है। ये जो सर है, आप टच करोगे अपने सर को तो एक हार्ड मटेरियल है ना, दैट इज स्कल, जो कि एनक्लोज है और प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, पूरा ढके रखा है और प्रोटेक्ट करता है, कहीं भी अंदर
चोट ना लग जाए ब्रेन में, तो ये हार्ड पार्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ फेशियल मसल्स, हमारे फेस की जो मसल्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है हमारा स्कल। वर्टिब्रल कॉलम क्यों नहीं है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को नहीं करता है। रिब केज क्यों नहीं है? क्योंकि जो रिब्स हैं, जो हमारे पसलियां बोलते हैं ना, हाँ यस पसलियां, ये हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को नहीं। पेल्विस की बात की जाए तो ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉचर्स डिजीज इज कॉज्ड बाय माल फंक्शनिंग ऑफ व्हाट? राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम या फिर क्लोरोप्लास्ट। और आज मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने क्या करा है, ये क्वेश्चन पोस्ट किया है। पता नहीं किस किस ने इसको देख के इसको कमेंट करा होगा, सही आंसर दिया होगा कि नहीं दिया होगा, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ भी पुट कर दिया है। तो गॉचर्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो गॉचर्स डिजीज है वो किसकी माल फंक्शनिंग से होता है? इन चारों में से, तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की कमी की वजह से गॉचर्स डिजीज हो जाएगी। अब गॉचर्स डिजीज क्या है? तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। लाइसोसोमल क्या है? एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, मैंने बताया था अभी 1-2 स्लाइड पहले। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और अगर लाइसोसोम की स्टोरेज की कमी हो जाएगी तो उन एंजाइम्स में कमी हो जाएगी, तो क्या होगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी एंजाइम्स की। जैसे ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ये एक एंजाइम, इसकी कमी हो जाएगी लाइसोसोम्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स एक्युमुलेट हो जाएंगे हमारे सेल के अंदर, क्योंकि यही है जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स के एक्युमुलेशन को रोकता है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ये एंजाइम। ठीक है, अब हमारे सेल के अंदर क्या हो गया? ग्लूकोसेरिब्रोसाइड एक्युमुलेट हो गया। देखते हैं कहाँ कहाँ? स्प्लीन में, लीवर में, बोन मैरो में, जिसकी वजह से क्या होगा? स्प्लीन बढ़ जाएगा, लीवर बढ़ जाएगा, बोन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, और हो सकता है एनीमिया भी हो जाए। तो गॉचर्स डिजीज क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन है, लीवर है, बोन मैरो प्रॉब्लम्स है, एनीमिया है। अब राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम मैंने जैसे कि बताया था प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को, हमारे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो प्लांट्स में पाया जाता है, हमारे शरीर में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैमेज टू नर्व सेल न्यूरॉन्स मेनली रिजल्ट इन, अगर हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या एल्जाइमर्स डिजीज होगी, क्या हाइपरटेंशन होगा, क्या ट्यूबरक्लोसिस होगी, क्या अस्थमा होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस क्वेश्चन के तो पैसे बनते हैं, कितने बनते हैं आप कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही हो सकता है आपने गेस किया हो, एल्जाइमर डिजीज। तो एल्जाइमर डिजीज क्या है? न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। तो एल्जाइमर डिजीज क्या है? न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। न्यूरो डीजेनरेटिव क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका जो जनरेशन होना है, जो उनका जो बनना है, वो कहीं ना कहीं डीजेनरेट हो जाता है, वो सही से डेवलप, सही से ग्रो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उन न्यूरॉन्स की कमी होना शुरू हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखने की जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो सकती है। अब हाइपरटेंशन क्यों नहीं होगा इसका आंसर? तो हाइपरटेंशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी शूट अप करना। ठीक है, तो हाइपरटेंशन किससे रिलेटेड है? हमारे हार्ट से रिलेटेड है, हमारे ब्लड वेसल से रिलेटेड है। ट्यूबरक्लोसिस की बात की जाए तो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज नहीं है। एस्थमा की बात की जाए तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, जो कि हमारे एयरवेज को, हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है, ब्रेन को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जब मैं ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। हालांकि मैंने इंटरव्यू बहुत दिए हैं, लेकिन एक टाइम पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। व्हाट इज द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड? नॉर्मल pH ह्यूमन ब्लड कितना होगा? 6.8 to 7.0 होगा, 7.35 to 7.45 होगा, 8.0 to 8.2 होगा, या फिर 6 to 6.5 होगा। तो ह्यूमन ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त बह रहा है, उसका नॉर्मल pH क्या होगा? और आंसर हो जाएगा सेकंड, 7.35 to 7.45।
स्लाइटली एल्कलाइन होता है हमारा ह्यूमन ब्लड। ओके अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात की जाए तो नॉर्मल पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होगा, दैट इज 7.35 टू 7.45, और ये ज़्यादातर मेंटेन होता है बफर सिस्टम से, रेस्पिरेशन से और रीनल फंक्शन से। ठीक है, बफर सिस्टम क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। रेस्पिरेशन से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, तो जो एसिड की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, ऑक्सीडेशन कम होगा। रीनल फंक्शन की वजह से एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, तो जो अगर एसिडिक है तो एक्सक्रीशन हो जाएगा। वहीं अगर 6.8 और 7.0 ऑप्शन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होगा, ये नॉर्मल नहीं है। अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब नॉर्मल नहीं है। 8 से 8.2 है तो थोड़ा सा बेसिक हो गया, जो कि वो भी नॉर्मल नहीं है। 6 से 6.5 है तो ये तो भाई साहब डेंजरसली एसिडिक है। तो समझ लो ब्लड में एसिडिक इसका मतलब बोलते हैं ना कि अम्लीय हो गया ब्लड, दैट इज वेरी डेंजरस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है, हमारे हीमोग्लोबिन, ब्लड की बात हो रही है, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है वो क्या है? क्या वो क्लोरोफिल है, क्या वो हीम है, क्या वो बिलिरुबिन है, क्या वो मिलेनिन है? तो 14 का आंसर हो जाएगा हीम। आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या आ रहा है, हीम आ रहा है, हीम वर्ड, तो यहीं से समझ जाओ हीम मतलब क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। आयरन, हीम मतलब आयरन, तो हीम इज द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन हीमोग्लोबिन। और फंक्शन क्या है आयरन का, ये ऑक्सीजन को लेता है लंग से और टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यूज तक पहुंचता है थ्रू लंग। और आयरन इन हीम बाइंड होता है किससे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, जो ऑक्सीजन हम कैरी कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर उससे। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल तो आपने देखा होगा, हम कैसे पहचानते हैं वो पत्ता बेकार है, वो पत्ता सही है, वो लीफ ग्रीन है, तो ग्रीन कलर जो आ रहा है प्लांट्स में दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है। ओके बिलिरुबिन की बात की जाए तो येलो पिगमेंट है जो कि हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन के बाद हमें मिलता है। मिलेनिन की बात की जाए तो ये पिगमेंट इन स्किन है, हेयर है, आईज हम बोलते हैं उसकी काली काली आंखें, उसके काले काले बाल, उसकी खूबसूरत सी प्यारी सी काली स्किन, डार्क कॉम्प्लेक्स, तो वो किसकी वजह से है, मिलेनिन की वजह से है। ठीक है, तो मिलेनिन क्या करता है, स्किन को कलर प्रोड्यूस करता है, हेयर को कलर प्रोड्यूस करता है, आई का कलर बनाता है। ये इसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो प्लेटलेट्स है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, या फिर मेंटेनिंग पीएच के लिए? तो आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थक्का बनाने में, मान लो कहीं चोट लग गई, कहीं खून निकल गया, उसको रोकना है तो प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थक्का बनने में। ठीक है, तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और ये एक छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स से हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं जो कि क्लॉट्स को फॉर्म करते हैं, जो थक्का बनने में हेल्प करते हैं, कि कहीं भी अगर मान लो चाकू से हाथ कट गया, ब्लड निकल गया, तो उसको रोकते हैं हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, ओके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं, क्योंकि आरबीसीज के थ्रू होता है, प्लेटलेट्स के थ्रू नहीं होता है। इम्यूनिटी की बात की जाए तो मेनली डन बाय डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, मेंटेनिंग पीएच क्यों नहीं है, क्योंकि रेगुलेट होते हैं बफर्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, किडनी, प्लेटलेट्स के थ्रू नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारा अगर पूरा वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आप अपने ऑप्शंस को गेस कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में कोई भी टॉपिक अगर आप इन फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।